मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। ब्लैक बोर्ड पर आप दो कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, एक तरफ है अफ्रीका और यहाँ पर है साउथ अमेरिका। इन दोनों के बीच में है अटलांटिक ओशन। साउथ अमेरिका के इस भाग में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने अमेजन वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को दिखाया हुआ है। इनको सेल्वाज के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम जैव विविधता की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु यहाँ पर दिखने को मिलते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के नज़रिए से अपनी पृथ्वी का सबसे ज़्यादा रिच एरिया है। ये एक बहुत ही क्रूशियल कार्बन सिंक भी है। इस एरिया को, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं या ये जो वर्षा वन हैं या ये जो सेल्वाज हैं, इनको पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स भी कहा जाता है। जैसे अपने लंग्स होते हैं वैसे ही इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसके पीछे का प्रमुख कारण ये है कि ये जो वन हैं ये बहुत बड़े क्षेत्र पर विस्तृत हैं और इन वनों में पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अब ये क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको काफ़ी अधिक मात्रा में अवशोषित भी करते हैं और इसके बदले वो हम सभी जीवधारियों को जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। कि ऑन एन एवरेज देखा गया है कि इन अमेजन रेन फॉरेस्ट से, इन वर्षा वनों से लगभग 20% ऑक्सीजन हमको प्राप्त होती है। ये एरिया हमारी अर्थ की सरफेस का सबसे महत्वपूर्ण एरिया है। अभी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि इस एरिया की जो मिट्टी है, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, यहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है या यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कम मिलती है। ये क्वेश्चन अभी 2-3 साल पहले ही पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की मिट्टी में, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ की मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा कम पाई जाती है। यहाँ की सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल होती है। इसके पीछे का प्रमुख कारण ये होता है कि यहाँ पर रेनफॉल या बरसात यहाँ पर बहुत अधिक होती है। तो जितने भी पोषक तत्व पैदा होते हैं मिट्टी में, वो पानी के साथ बह जाते हैं और अंततः नदियों से होते हुए वो सभी पोषक तत्व समुद्र में जाके मिल जाते हैं। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की हमेशा कमी बनी रहती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी बनी रहती है तो फिर भी यहाँ पर इतने विशाल वृक्ष और इतनी अधिक वैरायटी के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे यहाँ पर कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे इनका विकास हो रहा है, इनको आखिर इन न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कहाँ से हो रही है, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो एरिया है वहाँ पर मुख्यतः फास्फोरस की कमी है। उसके साथ ही आयरन की भी कमी है। इस एरिया में फास्फोरस के साथ साथ आयरन की भी कमी है। तो अब इस एरिया में फास्फोरस और आयरन जैसे जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी कैसे पूरी होती है, तो इनकी कमी पूरी करने के लिए जो है वो सहारा डेज़र्ट जिम्मेदार है। सहारा डेज़र्ट जो है यहाँ से लगभग 4.5 से 5,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सहारा डेज़र्ट से यही फास्फोरस और आयरन के ये जो पोषक तत्व होते हैं वो यहाँ से यहाँ की ओर ट्रांसफ़र होते हैं। अब कैसे ट्रांसफ़र होते हैं ये भी आप समझ लीजिए कि आपने पढ़ा है, आपने जब प्लेनेटरी विंड्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, आपने ग्रहीय पवनों के बारे में पढ़ा है और आपने जो है व्यापारिक पवनें, जो ट्रेड विंड्स होती हैं, उसको आप जानते भी होंगे। और आप जानते हैं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया की ओर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर जो है वो ट्रेड विंड्स चला करती हैं, व्यापारिक पवनें चला करती हैं। और कोरियोलिस फोर्स के कारण उनकी दिशा कुछ इस तरीके से हो जाती है। इस तरीके से इनको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स, और इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो यहाँ से धूल को उठा के अपने साथ लेकर आती हैं और वो जो धूल होती है उसमें पोषक तत्व ये पाए जाते हैं, फास्फोरस भी पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है। तो वो धूल इन्हीं ट्रेड विंड्स के सहारे लगभग 5,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस पूरे के पूरे अटलांटिक महासागर को पार करते हुए वह धूल यहाँ
यहाँ इन अमेजन वर्षा वनों पर आकर बैठती है और मिट्टी में जाकर मिक्स हो जाती है, और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो इसी धूल के कणों में पाए जाने वाले जो फास्फोरस और आयरन के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो पोषक तत्व हैं, उनको प्राप्त कर पाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ की जो धूल है उसमें फास्फोरस कहाँ से आया। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने लेक चाड के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये अफ्रीका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है। आज ये बहुत छोटी रह गई है, सिकुड़ के बहुत छोटी रह गई है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये दुनिया की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी। इसको मेगा लेक कहा जाता था। मेगा लेक बहुत बड़ी झील होती थी, दुनिया की सबसे बड़ी झील थी, और इसमें बहुत अधिक संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत ही सूक्ष्म जीव भी पाए जाते थे। इन जीवों की मृत्यु के उपरांत उनका डिकम्पोजिशन होता था। बैक्टीरिया उन जीवों के शरीर को डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोजिशन के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनसे फास्फोरस निकलता है, और वो फास्फोरस अंततः मिट्टी में जाके मिल जाता है। अब ये जो लेक है जो आज की डेट में सिकुड़ गई है, पहले इसका बहुत अधिक विस्तार था। ये ऊपर एक एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक डिप्रेशन है, और इस डिप्रेशन का नाम है बोडेले डिप्रेशन। इस डिप्रेशन का नाम है बोडेले डिप्रेशन। ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है, ये एक गर्त है। इसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर, चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर और गहराई लगभग 160 मीटर के आसपास है। ये बहुत बड़ा डिप्रेशन है, ये बोडेले डिप्रेशन। ये दुनिया का सबसे अधिक धूल भरा हुआ क्षेत्र है। अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धूल कहाँ पर है, तो वो इसी डिप्रेशन में है। ये डिप्रेशन भी कभी इसी चाड झील का ही भाग हुआ करता था। अब ये झील सिकुड़ गई है, अब ये एरिया बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये जो डिप्रेशन है ये भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनका नाम था डायटम वो पाए जाते थे, और उनके डिकम्पोजिशन से यहाँ पर फास्फोरस जो है इकट्ठी हुई यहाँ की मिट्टी में। अब यहाँ की धूल जो है वो इन्हीं ट्रेड विंड्स के सहारे होते हुए पूरा एक 5000 किलोमीटर की यात्रा करते करते वो यहाँ पर इन रेन फॉरेस्ट पर आकर जमा हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ की फास्फोरस जो है इसी ट्रेड विंड की मदद से यहाँ पर अमेजन रेन फॉरेस्ट तक पहुँच पाती है। इसी तरीके से यहाँ की धूल में आयरन का जो एलिमेंट है, ये जो पोषक तत्व है आयरन का, वो भी इन्हीं ट्रेड विंड्स की सहायता से यहाँ इन वर्षा वनों तक पहुँच पाता है। अब ये जो आयरन है या ये जो फास्फोरस है, ये पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फास्फोरस जो होता है वो पेड़ पौधों में एनर्जी ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। ये जो फास्फोरस है वो पेड़ पौधों का जो डीएनए होता है उसका एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक भी होता है, और ये रूट्स के डेवलपमेंट में बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से जो आयरन है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो अगर पेड़ पौधों में नाइट्रोजन पहुंचनी है तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के द्वारा ही पहुंचती है, और ये बैक्टीरिया तभी काम करते हैं जब इनको आयरन प्राप्त हो जाता है। तो पूरा एक साइकिल चल रहा है, न्यूट्रिएंट्स का एक पूरा साइकिल चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर फास्फोरस और आयरन की कमी जो है वो सहारा मरुस्थल और ये ट्रेड विंड्स जो हैं वो पूरा करती हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये जो प्लेनेटरी विंड्स होती हैं, ये जो ग्रहीय पवनें हैं, ये व्यापक रूप से पूरे विश्व के स्तर पर किस तरीके से सिर्फ बह नहीं रही हैं, सिर्फ फ्लो नहीं कर रही हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो कर रही हैं, ये न्यूट्रिएंट्स का, ये पोषक तत्वों का ट्रांसफ़र भी कर रही हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ नई जानकारियाँ प्राप्त हुई हों तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरी वीडियो को अन्य लोगों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।